सेक्शन 30 बात करते हैं सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रहेगा उसको जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना रहेगा तो सबसे पहली चीज जो उसे देनी पड़ेगी दैट वुड बी एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट कि वो एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A जो हमने पूरा डिस्कस किया था उसके अंदर एलिजिबल है। जब वो एलिजिबल हो जाएगा उसके बाद ही जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा उस एप्लीकेशन पे ध्यान देगा और जो पूरा प्लान है वो पढ़ेगा एंड उस पूरे प्लान में कुछ फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए जो नेसेसरी होनी चाहिए। पहली चीज कि उस रेजोल्यूशन प्लान में इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, कि जितना जो हमारा खर्चा हुआ है सब करने में, पूरे सीआरपी करने में उसमें जो खर्चा हुआ उतना पैसा वो निकलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ये चीज थोड़ी समझने वाली है। अब होता है ऐसा है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो लोग वोट तो दे नहीं सकते हैं और पूरा यूजुअली जो हमारा मैकेनिज्म है इट यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड वो लोग कैसे वोट कर सकते हैं। अब हो जाता है कि यार ये लोग बोल नहीं सकते, इनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं, ऐसे केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके ऊपर आप ऑपरेस कर रहे हो, उनको उनका प्रॉपर पैसे नहीं दे रहे हो। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को उनका गिव एंड ड्यू मिलता है। तो हमें ऑपरेशनल क्रेडिटर को कितना पैसा कम से कम मिलना चाहिए ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। Provides for the payment of operational creditor in manner as may be specified by the board, which shall not be less than, तो मतलब which shall not be less than पहली बात the amount paid to such creditor in the event of liquidation, and yeah, the amount that would have been paid to such creditors if the amount to be distributed under resolution plan had been distributed। मतलब पहली चीज बोल रहे हैं कि यार जो रेजोल्यूशन प्लान आया है उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर को कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए जितना, अगर कंपनी लिक्विडेट होती तो मतलब कंपनी लिक्विडेट हो गई तो सबसे बुरी बात हो गई, क्योंकि हमारा तो पूरा प्लान है कि कंपनी चलनी चाहिए वापस, इसलिए तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विडेशन तो एंड हो जाता है। तो लिक्विडेशन में जितना मिलने वाला था उससे तो ज्यादा मिलेगा अभी। और दूसरी चीज कि वाटरफॉल मैकेनिज्म में जो अमाउंट मिलने वाला था उससे ज्यादा मिलेगा। मतलब एक अज्यूम करके चलो कि लिक्विडेशन में या वाटरफॉल मैकेनिज्म में जैसे जब रिजॉल्व होगा, जब कंपनी में रेजोल्यूशन प्लान आएगा अगर वो अप्रूव होगा तो हमको पैसे मिलेंगे। तो जब ऑपरेशनल क्रेडिटर को जितना पैसा मिलना चाहिए था वो अमाउंट और लिक्विडेशन अमाउंट इन दोनों में से जो ज्यादा का अमाउंट होगा उतना मिनिमम अमाउंट अभी रेजोल्यूशन प्लान में ऑपरेशनल क्रेडिटर को मिलना चाहिए। एक बेसिक है, मतलब अभी हम पैसे दे नहीं रहे बट दिस इज अ प्रोविजन दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ कि देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके अगेंस्ट सारी चीजें हो रही, इसलिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि सीआरपी या आईआरपी जितना कॉस्ट है हमारा उतना निकलना चाहिए। दूसरी बात पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी की लिक्विडेशन कॉस्ट से ज़्यादा मिले, या जो हमारा वाटरफॉल मैकेनिज्म में जितना मिलने वाला था अगर रेजोल्यूशन प्लान मिल जाता तो जितना मिलने वाला था उतना, या लिक्विडेशन दोनों में से जो भी ज़्यादा है कम से कम उतना अमाउंट तो मिलना चाहिए। फिर अब ये और बोलता है कि इसमें दो लोग हैं, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये भी ऐसे लोग हैं। डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो मीटिंग में आए थे और उन्होंने इस रेजोल्यूशन प्लान के लिए अप्रूव नहीं किया था, तो ऐसे लोगों को हम डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। तो उनको भी अमाउंट मिलना चाहिए which shall not be less than the amount paid to such creditors in accordance with subsection 1 of section 53। subsection 1 of section 53 बात करते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कैसे होंगे उसकी बात करा, तो कैसे प्रायोरिटी से सबको मिलेगा उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये पूरे पॉइंट बी का पूरा लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि दिस क्लॉज ओनली मीन्स दैट shall be fair and equitable to such creditors, कि हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, उनके लिए जो पैसा मिल रहा है दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल। अब for the purpose of this clause it is hereby declared that on and from the date of commencement of Insolvency and Bankruptcy Amendment Act 2019, this provision of this clause shall apply to the corporate resolution process of a corporate debtor where resolution plan has been approved or rejected, appeal has been preferred under section 61 or 62 or such appeal is not in time, or where legal proceeding has been initiated any court against the decision of adjudicating authority in respect of resolution.
पॉइंट बीइंग कि पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाद में एप्लीकेबल कराई कि भैया देखो फेयर एंड इक्विटेबल टू सच क्रेडिटर्स मिलना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें उनको भी एप्लीकेबल होगी। पहले तो एप्लीकेबल नहीं था, 2019 में आया अमेंडमेंट, उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी हमको। तो उसके हिसाब से आया कि अगर रेजोल्यूशन प्लान भले अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, तब भी आपको उनको फेयर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। भले अपील चल रही हो, फिर भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट भी हो गई अगेंस्ट डिसीजन प्लान, तब भी आपको उनको एक फेयर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक बेसिक पर्पस यही था इसका, वो पॉइंट भी याद रखना है बस। अच्छा, तो हमने दो चीज़ें क्या पढ़ी थी अभी तक कि आरपी कॉस्ट कवर होना चाहिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर डिसेंटिंग क्रेडिटर को उनका हक मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ प्रोवाइड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान, कि जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्लान, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर अमाउंट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, उसके लिए भी हमारे पास अमाउंट है अलग प्रॉपर, उसके लिए भी प्रोविजंस बने हुए हैं। डज नॉट कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, बराबर पे लीगली होना चाहिए। कन्फर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, अब पॉइंट ई में क्या कह रहे हैं कि इफ एनी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब क्या लग रहा है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लग रहा है या तो कंपनीज एक्ट के लिए या किसी दूसरे एक्ट के लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ actions under the resolution plan, such approval shall be deemed to have been given and it shall not be a contravention of act or law। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमको परमिशन लग रही है शेयर होल्डर्स की किसी पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम ऑलरेडी मान के चलेंगे कि हमको मिल गई है परमिशन। हमको ऐसा नहीं है कि अरे आपने अप्रूवल नहीं लिया था, नहीं नहीं, हमने मान के चले कि हमको अप्रूवल तो मिल चुका है। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, जो आरपी रहेगा shall present to the committee of creditors for its approval such resolution plan which confirms the condition of subsection 2। तो हमने कंडीशन 2 पूरी पढ़ ली। अब उसके बाद क्या होगा, ये ऐसा जो रेजोल्यूशन प्लान है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूव करना है कमेटी को, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कम से कम 66% मेजोरिटी होनी चाहिए अप्रूवल के लिए। of financial creditors after considering feasibility, viability, and the manner of distribution process, which may take into account the order of priority amongst creditors as laid down in subsection 1 of section 53, including the priority and value of security interest of a secured creditor and such other requirements as may be specified by the board। तो इतना वो क्लियर हो गया, ठीक है। सीओसी अपने कमर्शियल विजडम के हिसाब से करेगी और फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि सीओसी ऐसा भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ना करे where the resolution applicant is ineligible under section 29A and may require the resolution professional to invite fresh resolution plan where there are no resolution plan available with it। तो क्या बोल रहे हैं कि सीओसी को ऐसे कोई भी प्लान अप्रूव नहीं करना है जहाँ पे जब हमारा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इनएलिजिबल होगा सेक्शन नंबर 29A में। कई बार ऐसा हो सकता है कि यार उसके पास एफिडेविट तो नहीं है जो उसने स्टार्टिंग में दिया, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान इतना प्रॉफिटेबल है लेकिन वो आदमी एलिजिबल नहीं है, तो हम ऐसे केस में कुछ भी कर ले सीओसी अप्रूव नहीं कर सकती। और अगर ऐसा बोले कि यार अगर आपके पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आगे अगर रेजोल्यूशन प्लान करना पड़ सकता है वेयर देयर आर नो रेजोल्यूशन प्लान अवेलेबल विद इट, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रेफर्ड टू इन फर्स्ट प्रोविजन इज ineligible under section C of section number 29A, the resolution applicant shall be allowed by the committee of creditor for such period not exceeding 30 days to make payments of overdue amount इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6। हाँ, पॉइंट भी मैं समझा देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो एनपीए हो सकता है, मतलब वो कंपनी जो हमको प्लान देने वाली है उन्होंने खुद ने एक डिफॉल्ट करके रखा है। तो ऐसे केस में भी उनके पास एक प्रोविजन है कि सीओसी उनको 30 डेज का टाइम दे सकती है और ये 30 डेज के टाइम के अंदर उनको जाके वो एनपीए क्लियर करके विथ इंटरेस्ट पूरा क्लियर करके आना पड़ेगा और तब जाके हम उनका रेजोल्यूशन एप्लीकेशन अप्रूव कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। Provided also that nothing in the second provision shall be construed as an extension of for the period of a period for the purpose of the provision to subsection 3 section 12। section 12 का subsection 3 आई गेस बात करता है एक्सटेंशन बात करता है सीआरपी के, जो 90 डेज का हम ले सकते हैं उसके ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को अप्रूवल दे रही है कि हाँ जाके पहले एनपीए क्लियर करके फिर हमसे बात करना, तो ऐसे केसेस में उसको हम एक्सटेंशन नहीं मान सकते ऑफ दिस एंटायर सीआरपी
क्योंकि CRP 180 प्लस 90 डेज हो गई, बस हो गया, उसके ऊपर नहीं अलाउड है। वो 330 डेज इसलिए दे जाते टू फॉर एनी पेंडिंग लीगल केसेस, बाकी कुछ नहीं है। आपको 180 डेज में पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप एक्सटेंशन लेते हो तो 90 डेज में मिलेगा आपको। टोटल 330 डेज आपके पास होता है, उसके ऊपर नहीं। तो इसको हम एक्सटेंशन ही बोल सकते हैं कि नहीं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को एक्स्ट्रा 30 डेज और चाहिए तो आप 30 डेज का एक्सटेंशन दो, नहीं। एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार मिलता है, 90 दिन का, खत्म हो गई बात। हाँ, उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ ये हमारे किसी काम का नहीं है। एनीवे, the resolution applicant may attend the meeting of COC in which the resolution plan of the applicant is considered, provided that the resolution applicant shall not have the right to vote at the meeting of committee unless the resolution applicant is also financial creditor। ये बहुत सिंपल बता रहा है कि जिस मीटिंग में COC की रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के रेजोल्यूशन प्लान को डिस्कस किया जा रहा है और कंसिडर किया जा रहा है, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास हक है कि वो ऐसी मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे अटेंड द मीटिंग in which his resolution plan is being considered, but he shall not vote until and unless he is also a financial creditor। क्लियर हो गया कि अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो वोट कर सकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो सीओसी में वोट तो कतई नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि उसका प्लान हम आज दिखा रहे, तो आप आके बैठ जाओ, चलो इनकेस आपको थोड़ा इनपुट देना हो कि आप कैसे करोगे तो बस। The resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the COC of the creditors to the adjudicating authority। वेरी सिंपल। अगर सही लगा, 66% मेजोरिटी है, तो प्लान को हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देंगे।